दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक्स पर स्वागत है। आप सभी जानना चाहेंगे कि भारतवर्ष डिफेंस के क्षेत्र में कितनी प्रगति से, कितनी तेज गति से वो अग्रसर हो रहा है और क्या क्या वेपन सिस्टम जो है ना हमारा DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनको प्रोड्यूस करने के बाद में उनको टेस्ट कर रहा है, उनका ट्रायल कर रहा है। और इन सभी को जानने के लिए आपको ये बहुत बड़ा एक सुखद समाचार है कि पिछले महीने भारतवर्ष ने 4 बहुत ही महत्वपूर्ण अस्त्र, महत्वपूर्ण वेपन सिस्टम्स को जो है ना एक तरीके से उनका टेस्टिंग और ट्रायल किया है। तो उनमें से मैं एक तो टारा TARA टारा के बारे में आपको बताऊंगा। दूसरा ये जो टारा है ये है टेक्निकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन। वंस अगेन टारा टेक्निकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन। ये एक बॉम्ब जो हमारा लॉइटरिंग म्यूनिशंस जो है ना जिसको एयरफोर्स के प्लेन ड्रॉप करते हैं उसमें हमने क्या प्रगति पाई है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो हमारे शिप्स के लिए, सरफेस टू एयर मिसाइल जो हमारे शिप्स के लिए एक मीडियम रेंज जिसकी करीब करीब रेंज जो है वो 1500 से वो 2500 किलोमीटर के आसपास जो है ना होती है। तो ये ऐसी सरफेस टू एयर मिसाइल्स जिसमें जो है ना क्या महत्वपूर्ण है और उसको किस तरीके से हाइपरसोनिक जो है ना बनाया गया है। और इसके बाद में अग्नि 5 के बारे में मैं बताऊंगा कि उसका जो है मई के महीने में जो ट्रायल हुआ उसमें क्या एडवांसमेंट हुए हैं और उसमें भारतवर्ष ने क्या एक तरीके से शक्ति को प्राप्त किया है। उसके बाद में सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्मोस NG, नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस जिसको जो है ना हम बना रहे हैं उसमें हमने कितनी प्रगति कर ली है। और उसके साथ साथ फिर मैं आपको बताऊंगा स्क्रैम जेट इंजन क्या है और भारतवर्ष इतने कितने ऐसे देश हैं पूरे विश्व के अंदर जो इस टेक्नोलॉजी को एक तरीके से परफेक्ट किया है या इस टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने में सक्षम हो गए हैं। तो इसके साथ साथ फिर मैं एक कुशा के बारे में भी, सिस्टम के बारे में भी बात करूँगा। तो फिर मैं आपको लिए चलता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखना है समझने के लिए कि मई के महीने में जो 4 महत्वपूर्ण वेपन सिस्टम भारतवर्ष ने हमारे डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो है हमारा उसने क्या प्रगति किया, क्या सिस्टम। तो सबसे पहला है टारा, दैट इज टेक्निकल एडवांस्ड एरियल ऑगमेंटेशन। हाँ, ये क्या है? पहले आपको सभी को पता होगा कि एयरफोर्स के जो हमारे प्लेन्स हैं, कोई भी प्लेन है वो एक तरीके से डिफरेंट टाइप के एम्यूनिशंस को रखते हैं, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है बॉम्ब का। जब उन बॉम्ब को गिराया जाता है तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट से उनको टारगेट किया जाता है एक तरीके से कैलकुलेशन करके कि उनकी कितनी, वो कहाँ पर गिरेंगे, क्या किस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेंगे। तो उसमें एक सिमुलेशन होके एक्सरसाइज में उसमें जो एक दक्षता प्राप्त होती है उसमें फिर भी काफ़ी त्रुटि होती है कि वो टारगेट के कितने आसपास, उसकी जो सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अब भारतवर्ष ने क्या काम किया है कि उसमें इसी बॉम्ब के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर ड्रॉप किए जाते हैं एयरफोर्स से, उसको ड्रॉप करने के बाद में इन बॉम्ब्स में ऐसी क्षमता पाई गई है कि इन जो बॉम्ब जिनको ड्रॉप किया जाएगा उसमें उसको टारा में कन्वर्ट किया गया है। टेक्निकल एडवांस्ड एरियल ऑगमेंटेशन उससे प्राप्त किया है। तो ये प्रिसिजन गाइडेंस बॉम्ब एक तरीके से हो गए हैं। जब इन बॉम्ब को गिराया जाएगा तो थोड़ी देर गिराने के बाद में इनमें से एक साइड विंग निकल आएगी और एक पीछे की तरफ जो है ना उसमें जो इसको, और ये GPS गाइडेंस सिस्टम से काम करेगा।
या इसमें प्री फीडेड जो है ना टारगेट के खिलाफ जो है ना डेटा भी अब फीड किया जा सकता है। सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम भी इसमें हम यूज कर सकते हैं, या पृथ्वी से जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उससे भी इसको, और एरोप्लेन से भी इसको, इसमें सारी चीज़ें जो है ना वो गाइडेंस सिस्टम की होंगी। और इसमें डिफरेंट तरीके के सेंसर्स भी होंगे। तो ये तीन चीज़ें एक तरीके से जो ग्लाइडिंग प्रिसीजन बॉम्ब है, इसमें इसकी रेंज कैसे बढ़ेगी। सबसे पहले इसमें रेंज एक्सटेंशन इसलिए होगा क्योंकि इसको ड्रॉप करने के बाद में इसमें जो साइड विंग जो इसको गति देंगी, और पीछे की तरफ जो है ना एक रोटेटर जो है ना आ जाएगा, जो इसको जो है ना एक तरीके से गाइड करता है टूवर्ड्स द टारगेट। तो ये एक बहुत ही प्रिसीजन स्ट्राइक बॉम्ब में चेंज हो गया है। इसमें जो है ना इनर्शियल गाइडेंस हो सकता है, जीपीएस गाइडेंस हो सकता है, सैटेलाइट बेस्ड गाइडेंस सिस्टम इसमें हो सकता है, या प्रीफीडेड डेटा से इसको जो है ना कंट्रोल किया जा सकता है। और इस बॉम्ब की जो है ना एक तरीके से रेंज को एक्सटेंड कर दिया गया है, साइड फिन्स और एक तरीके से पीछे की तरफ रोटेटर लगा के, जो इसको एक ग्लाइड व्हीकल की तरफ से टारगेट की तरफ को एडवांस करेगी। दूसरा इसमें जो है ना हाई प्रिसीजन, इसमें जो सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी है उसको माना गया है कि 1.5 से 2 मीटर की जो है ना इसकी सीईपी को प्राप्त कर लिया गया है, जो बहुत ही इसको एक तरीके से सटीक और स्टेल्थ बॉम्ब में जो है ना वो कन्वर्ट कर देगा। और इसका टेस्टिंग हमारे डीआरडीओ ने टारा सिस्टम का वो हमारे एरोप्लेन से ड्रॉप करके एक टारगेट पे सटीक निशाना लगा के इसको कर दिया गया है। इसकी जो रेंज है उसको भी ऑगमेंट, क्योंकि जब एक तरीके से ग्लाइड होगा तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा, और दूसरा इसके जो साइड फिन्स हैं जो उसको मूवमेंट देंगे, और जो पीछे रोटेटर है जो उसको गति देंगे, इनकी वजह से जो है ना एक इसको हाइपरसोनिक जो है ना उससे स्पीड से जो है ना इसको टारगेट की तरफ को ले जाया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टैक्टिकल जो म्यूनिशंस है, जो एक तरीके से लॉइटरिंग म्यूनिशंस है, उसको प्रिसीजन गाइडेंस देने के बाद में उसमें डिफरेंट टाइप के सेंसर्स लगा के एक इसको बहुत ही स्मार्ट बॉम्ब जो है वो सटीक निशाने पे लगने वाला प्रिसीजन गाइडेड। तो ये एक बहुत बड़ी क्षमता है। इसमें पूरे विश्व में कुछ ही देश ऐसे हैं जो ऐसी क्षमता वाले जो है ना एरोप्लेन से ड्रॉप करने वाले बॉम्ब को बना सकें। अब इसके बाद में आते हैं जो दूसरी महत्वपूर्ण सफलता हमारे डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने प्राप्त करी है हमारे डीआरडीओ ने, वो है एमआरएम, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसकी जो रेंज है वो 1500 से 2500 किलोमीटर के बीच में रखी गई है, और ये एक तरीके से हाइपरसोनिक वो सभी मिसाइल हैं जो 5 मैक से ज़्यादा होती हैं। तो ये एक तरीके से बहुत ही एडवांस सिस्टम जो है ना एक तरीके से बहुत ही घातक मिसाइल का डेवलपमेंट वो नेवी के लिए किया गया है। नेवी के शिप पे जब इस मिसाइल को लगाया जाएगा तो इसका टेस्टिंग ट्रायल जो है ना वो हो चुका है, और इसकी जो सीपी है अगेन ये बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से स्ट्राइक करती है, और जो इसकी स्पीड है वो इसको किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को भेजने की क्षमता देती है। और इसके ऊपर जो कोटिंग गई है इसमें स्टेल्थ भी एक तरीके से किया गया है, और इसके गाइडेंस सिस्टम्स जो है ना वो सभी इसको एक तरीके से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जो है ना गाइड किया जा सकता है, और टारगेट की तरफ इसको भेजा जा सकता है। और ये जो है वो एक तरीके से यदि शिप्स, मिसाइल्स या सरफेस टारगेट्स को जो है ना शिप के ऊपर से जो है ना मारने की क्षमता ये रखती है, तो आप ज़रा सोचिए कि एक ऐसी एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल आप जो है ना 1500 से 2500 किलोमीटर दूर ही आप बड़ी सटीकता से और एक तरीके से बहुत ही प्रिसीजन के साथ में इस मिसाइल का जो है ना उपयोग होगा। अभी तक हमारे शिप में जो है ना ब्रह्मोस थी, ब्रह्मोस की
जो क्षमता है वो 350 से 400 किलोमीटर की है। ये दूसरी बात है कि अब हमने ब्रह्मोस एनजी को भी डेवलप कर लिया है, उसका भी टेस्टिंग ट्रायल हो गया है, जिसकी रेंज जो है ना वो एक्सटेंड होके 600 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक हो गई है। तो ये ब्रह्मोस एनजी भी जल्दी से जल्दी जो है ना लगने वाली है। इसके साथ साथ जो है ना बाराकेट सिस्टम जो है एंटी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो शिप के ऊपर होता था, लेकिन अब शिप के ऊपर जो है ना एक तरीके से डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स लगाए जा रहे हैं जो ड्रोन्स के खिलाफ यूज किए जा सकते हैं, और मिसाइल्स के जो है ना रोकने के लिए भी ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन, क्लोज कॉम्बैट वेपन्स और दूसरी जो है ना मिसाइल सिस्टम्स को प्रयोग किया जाएगा एयर डिफेंस सिस्टम्स के उसमें क्लोज कॉम्बैक्ट वेपन की तरह से। लेकिन ये जो MRM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, ये 1500 से 2500 किलोमीटर दूर, आप सोचिए ज़रा, हाइपरसोनिक स्पीड से जो है ना ये चलेगी, हाइपरसोनिक स्पीड 5 मैक से। तो कोई भी एग्जिस्टिंग जो कितना भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो चाइना का हो, चाहे US का, चाहे वो इसराइल का हो या रशिया USA का हो, कोई भी सिस्टम इसको डिटेक्ट करने की क्षमता नहीं रखता है, जिस तरीके से ब्रह्मोस को नहीं रखता है। तो ब्रह्मोस की रेंज कम थी, अब उसको ऑगमेंट जो है ना करके जो मिसाइल, ये नई मिसाइल बनाई है, ये बहुत ही एक घातक हथियार है जो भारतीय नौसेना के शिप पे, जो हमारे डेस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं और दूसरी क्लास के शिप्स हैं, उन पे जल्दी ही इनको लगा लिया जाएगा, और इसका भी टेस्टिंग ट्रायल हो चुका है। तो आप देखिए टारा सिस्टम के बाद में जो है DRDO ने दूसरा जो किया है वो MRM SM जो है मई के महीने में उसका एक तरीके से टेस्टिंग ट्रायल जो है ना हो चुका है, और उसके बाद में अग्नि 5 का ये मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा टेस्ट है जो बहुत ही सक्षम रहा है। और अग्नि मिसाइल हमारी जो है ना एक ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिसकी रेंज 4,500-5,000 किलोमीटर से है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अभी जो इसकी क्षमता है अग्नि 6 की वो 8,000 से 12,000 किलोमीटर होगी, लेकिन अभी जो हमने क्लेम किया है वो 3,500 है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली 5,500 किलोमीटर की इसकी रेंज है अग्नि 5 की। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस अग्नि 5 में जो है ना MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रीटारगेटेबल व्हीकल्स एक तरीके से लगाए जा सकेंगे, मतलब एक ही मिसाइल के अंदर 8 से 12 वारहेड या 3 से 8 या 5 से 8 जो है ना वारहेड लगाए जा सकते हैं। और इस मिसाइल के अंदर ये जो MIRV जो हैं वॉरहेड्स, वो न्यूक्लियर वेपन्स भी हो सकते हैं और कन्वेंशनल वेपन भी हो सकते हैं। तो अब इसकी रेंज जो है ना एक तरीके से जो हमारे एडजॉइनिंग एडवर्सरीज हैं उनको जो है ना एक तरीके से इसकी रेंज में आ गए हैं, और इसके बाद में जो है ना रेंज को और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये था तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे DRDO ने एक तरीके से वेपन सिस्टम और एक नई मिसाइल जो है ना वो डेवलप करी है। और इस मिसाइल का बहुत ही प्रभाव ऐसे कुछ ही देश हैं, सिर्फ 3 से 4 ही देश ऐसे हैं जिनके पास में ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इसको ALCMs, एयर लॉन्च्ड कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स या SLBMs, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स के रूप में भी इसके वर्शन होंगे, और सभी में कैपेबिलिटीज़ होंगी न्यूक्लियर वेपन को कैरी करने के लिए और कन्वेंशनल वेपन्स को भी ले जाने के लिए इसकी क्षमता होगी। और ये जो मिसाइल होगी MIRV से, तो आप सोच सकते हैं कि एक मिसाइल को छोड़ने के बाद में 3 से 8 या 8 से 12 जो है ना वो टारगेट्स को जो है ना स्ट्राइक किया जा सकता है इस मिसाइल के द्वारा। और जैसे मैंने बताया इसकी रेंज हमने जो भारतवर्ष ने डिक्लेयर करी है या उसमें 3,500, लेकिन ये 5,500 किलोमीटर की एक तरीके से रेंज को कवर कर सकती है।
और ये बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि है जिसको डीआरडीओ ने मई के महीने में ही प्राप्त कर लिया है। तो अग्नि 5 भी एक बहुत ही पोटेंशियल। अब इसके बाद जो एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का करा है वो स्क्रैम जेट इंजन। स्क्रैम जेट इंजन टेक्नोलॉजी को परफेक्ट करने वाले मेरे ख्याल से ये दो ही देश हैं, शायद रशिया के बाद में भारतवर्ष ने इस टेक्नोलॉजी को, और सभी देशों ने भी इसको कोशिश करी है, यूएसए ने, जापान ने, यूरोपियन यूनियन के देशों ने भी, चाइना भी इस पर काम कर रहा है, लेकिन अभी उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को परफेक्ट नहीं किया है। तो रशिया के बाद में भारतवर्ष ही ऐसा देश है जिसने स्क्रैम जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को परफेक्ट किया है और इसको रन किया है 1200 सेकंड के लिए। तो 1200 सेकंड का मतलब है 20 मिनट के लिए। तो आप सोचिए कि एक मिसाइल यदि 20 मिनट तक जा सकती है तो वो इस प्लेनेट, इस मदर अर्थ के ऊपर जो है ना किसी भी रेंज को कवर कर सकती है। और जिस हाइपरसोनिक मिसाइल में जो है ना स्क्रैम जेट इंजन को लगाया जाएगा, तो सोचिए इसमें जो है ना ईंधन जो है ना ऑक्सीजन वो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर से मिलती है। तो वो मिसाइल कितनी घातक हो सकती है, और उसकी जो स्पीड है उसको जो है वो 8 मैक से लेके 20 मैक तक जो है ना उसकी स्पीड को किया जा सकता है स्क्रैम जेट इंजन को लगाने के बाद में। और स्क्रैम जेट इंजन एक कैपेबिलिटीज़ देता है जो हमारे साइंटिस्ट थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, उन्होंने सोचा था कि भारतवर्ष जब इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैदराबाद डीएमआरएल में चल रहा था, तो उनकी एक परिकल्पना थी कि भारतवर्ष जो है ना एक दिन एक ऐसी मिसाइल बनाए जो रीयूजेबल हो। रीयूजेबल का मतलब है कि वो अपने टारगेट को हिट करके आए, वहाँ पर वो प्रिसीजन वेपन को जो है ना डिलीवर करे, और उसके बाद में वो फिर वापस आए और वो फिर दूसरे वेपन को ले जा सके। तो ये पॉसिबल हुआ है यदि स्क्रैम जेट इंजन टेक्नोलॉजी को परफेक्ट होके हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर यदि उसको लगाया जाएगा, तो एक तरीके से ये कॉम्बो होगा बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड क्रूज मिसाइल का। तो जब इसको लॉन्च किया जाएगा, तो जब ये फेज़ में, जब ये आयनोस्फीयर में जाएगी, पहले बैलिस्टिक पैराबोलिक पॉथ लेके वैन जब ये एटमॉस्फेयर में री एंट्री करेगी, तो री एंट्री करने के बाद में ये क्रूज कर सकती है डिफरेंट स्पीड से। और आप सोचिए जब इसकी स्पीड 8 से 20 जो है ना मैक के आसपास होगी, तो ना तो कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसको डिटेक्ट कर सकता है, और ये एक बहुत ही ऐसा पोटेंशियल वेपन होगा जो एक तरीके से ग्लाइड व्हीकल की तरीके से जो है ना काम करेगा। और इसकी सीपी, इसका प्रिसीजन स्ट्राइक जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। आपने अभी देखा कि हमारे ब्रह्मोस की जो है ना सीपी वो 1 स्क्वायर मीटर है, और किस तरीके से उसने एक अंडरग्राउंड स्टेशन बंकर को जो है ना कमांड कंट्रोल सेंटर को पाकिस्तान में किस तरीके से ध्वस्त किया था। तो इसी तरीके से स्क्रैम जेट इंजन एक उस परिकल्पना को, डॉक्टर कलाम की उस पॉसिबिलिटी को भी नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में कर सकता है कि एक स्क्रैम जेट इंजन जो है ना एक ऐसे ग्लाइड व्हीकल्स में या हाइपरसोनिक मिसाइल में फिट करके उसको रीयूजेबल भी बनाया जा सके। बट यदि रीयूजेबल नहीं, इवन अभी भी जो टेस्ट और ट्रायल हुए हैं, जैसे ही स्क्रैम जेट इंजन लगेगा तो एक बहुत ही घातक मिसाइल जो है ना ग्लाइड व्हीकल्स के रूप में जो है ना एक हाइपरसोनिक मिसाइल भारतवर्ष को मिल चुकी है। इसके और टेस्ट ट्रायल होंगे और फिर इसको जो है ना तीनों सर्विसेज में जो है ना इसको लॉन्च करने की क्षमता जो है ना वो विकसित करी जा रही है, और उसको इन सभी उसमें फिट किया जाएगा। लेकिन आप सोचिए यदि इस तरीके से एक स्क्रैम जेट इंजन वाले मिसाइल्स को रीयूजेबल व्हीकल की तरह से प्रयोग किया जा सकता है, उसकी क्या क्या संभावनाएं सिविल एप्लीकेशंस में भी होती है और मिलिट्री एप्लीकेशंस में तो डेस्टिन्ड होंगी ही। तो इन सभी के साथ में आप सोचिए कि भारतवर्ष ने कितनी प्रगति, और हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ना डीआरडीओ ने किस तरीके से प्रगति की है, और किस तरीके से ये जो 4
टारा मीडियम रेंज सैम सरफेस टू एयर मिसाइल्स, फिर उसके बाद में अग्नि 5, फिर उसके बाद में स्क्रैम जेट इंजन के जो है ना प्रयोग, टेस्टिंग एंड ट्रायल महत्वपूर्ण तरीके से सफलता पूर्वक जो है ना उनको पूर्ण किया है सिर्फ 1 महीने के अंदर। तो आप उसमें लगा सकते हैं कि भारतवर्ष कितनी तेज गति से प्रगति कर रहा है कि वो अपने इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स को और मजबूत बनाए, प्रभावशाली बनाए और फ्यूचरिस्टिक बनाए। और जितनी भी डीप टेक टेक्नोलॉजी उसमें लिखती हैं कि कार्बन फाइबर या रेयर अर्थ मटेरियल को लगाकर जिससे उनको मिसाइल्स को स्टेल्थ बनाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्पीड दी जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना उनकी मारक क्षमता को बढ़ाया जा सके, और किस तरीके से इंटरकॉन्टिनेंटल कैपेबिलिटीज़ या MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीटारगेटेबल व्हीकल्स जो है ना बनाया जा सके, या स्क्रैम जेट इंजन को लगाकर ग्लाइड व्हीकल्स और फिर 3 से 5 साल के अंदर उनको रीयूजेबल ग्लाइड व्हीकल्स में जो है ना हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स में जो है ना कन्वर्ट किया जा सके। तो ये सारी क्षमताएं जो चारों की चारों क्षमताएं भारतवर्ष ने मई के महीने में हमारा जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो प्राप्त करी हैं, ये सराहनीय ही नहीं बट ये एक बहुत बड़ा कदम भारतवर्ष का है जो है ना विश्व के ये भारतवर्ष ने जता दिया है कि भारतवर्ष अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट भी 38,600 करोड़ हो गया है, जो 2014 से अब तक जो है ना वो करीब 18 से 20 गुना हमने जो है ना उसको बढ़ा दिया है। तो इस प्रगति को हम बहुत ही तेज़ गति से आगे लेके चल रहे हैं। शीघ्र ही मेरे ख्याल से फाइनेंशियल ईयर 2007 में हम 1 लाख करोड़ के टारगेट को जो है ना प्राप्त कर लेंगे, और 2030 तक जो है वो मेरे ख्याल से 2.5 से 3 लाख करोड़ का जो है ना वो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट होगा। लेकिन उससे सबसे पहले बात ये होगी कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि डिफेंस वेपन सिस्टम में आत्मनिर्भरता का होना बहुत ज़रूरी है। उसकी पूरी सप्लाई चेन, उसके सभी पार्ट्स और सारा का सारा इकोसिस्टम को भारतवर्ष में ही खड़ा किया जा रहा है, जिसमें इंडस्ट्रीज़, प्राइवेट प्लेयर्स, हमारे PSUs जो है ना वो सभी जो है ना एक इकोसिस्टम को लेके, और मिसाइल के क्षेत्र में हम बहुत ही अग्रणी हैं। तो इन सभी सिस्टम्स को प्रोड्यूस करने के लिए DRDO ने एक बहुत ही सराहनीय कदम, और भारतवर्ष के जो मिलिट्री क्षमताओं को एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया है उसके लिए उनको बिग सल्यूट। और इसी तरीके से मैं आपके समक्ष जो हैं जो डिफेंस के फ्यूचरिस्टिक वेपन सिस्टम्स का डेवलपमेंट हो रहा है, टेस्टिंग ट्रायल हो रहा है, तो उन सभी से भारतवर्ष के जो हमारे लोग हैं मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारतवर्ष एक बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। भारतवर्ष आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, और भारतवर्ष में आत्मनिर्भरता जो है वो अपने वेपन सिस्टम्स को बढ़ाने में प्राप्त कर ली है, और वो बहुत ही एक शक्ति को प्राप्त करना, भारतवर्ष का मिलिट्रीली स्ट्रॉन्ग होना, जिससे वो अपनी आर्थिक प्रगति को जो है ना सपोर्ट कर सके, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत को एक विकसित भारत बनाने के लिए 2047 में उसकी इकोनॉमी को कोई झटका, कोई एडवर्सरी ना दे सके। जिस तरीके से अब जियो पॉलिटिक्स में चैलेंजेस हैं, तो उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, एंड न सिर्फ हम वॉर जो है ना अपनी बाउंड्री पर लड़े, पर दूसरे एडवर्सरी के ही क्षेत्र में घुस के हम मार कर सके, चाहे वो स्पेस का क्षेत्र हो, चाहे सी का क्षेत्र हो, चाहे लैंड से हो या अंडर वाटर्स हो, या काइनेटिक वॉरफेयर्स हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, या साइबर वॉरफेयर हो, या किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो। इन सभी क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए जो ये फ्यूचरिस्टिक वेपन सिस्टम्स बना रहे हैं, ये सभी हाईली इंटीग्रेटेड हैं अमंग ऑल द फोर्सेज, स्ट्रेटेजिक फोर्सेज में इनको इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो आप भारतवर्ष आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, और ये आत्मनिर्भरता भारतवर्ष को डिफेंस के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी शक्ति प्राप्त करने दे रही है।
भारतवर्ष ने पिछले 12 वर्षों में जो है ना अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को, फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ को कम से कम डबल किया है। और अब 12 साल की जगह आज से लेकर 2034 तक अगले 8 सालों में फिर ये अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बड़ा कर देगा। ऑप सिंदूर में जो वेपन सिस्टम्स आपने देखे हैं जो भारतवर्ष ने यूज़ किए, उनसे कम से कम जो है ना आप दुगने से तिगनी क्षमता देखेंगे। या तो ऑप सिंदूर 2 या कोई भी एडवर्सरी यदि हमारे खिलाफ जो है ना कोशिश करता है तो हम इन सभी फ्यूचरिस्टिक वेपन सिस्टम्स का प्रयोग करेंगे। आप इसमें निश्चित रहें। तो फिर एक बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को, हमारे पीएसयूज़ को, हमारे इंडस्ट्रीज़ को, हमारे एमएसएमईज़ को मेरा सल्यूट। और वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं और इसी तरीके से वो निरंतर जो है ना आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों और लोगों को सर्कुलेट करें, जिससे उनको अपने ऊपर फ़ख्र हो सके। भारतवर्ष की जो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है उस पर वो गर्व कर सकें। और मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को आप सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट, जय हिंद।